तो गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की क्या होती है जो प्रिपरेशन शुरू करने लगते हैं कि वाइल स्टार्टिंग प्रिपरेशन उनको पता नहीं होता कि इस एग्जाम को टैकल कैसे करना। मैं हमेशा क्लास में इस चीज के ऊपर फोकस करता हूं कि स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो आपको पेपर पास करवा सकती है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो नो मैटर व्हाट आप कितने भी घंटे पढ़ते रहें, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जैसी मर्जी रिवीजन कर लें, आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। एट एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेट होंगे एंड देन आप खुद को ब्लेम करेंगे कि शायद मैं काबिल ही नहीं था। नहीं, आप काबिल हैं बट आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। तो YouTube के थ्रू हमने क्या सोचा है कि जितना मैक्सिमम बच्चों तक इस बात को फैला सके, अवेयर कर पाए कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट कैसे टैकल करना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सोर्सेस रेफर करने हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे PYQs का यूज करना है, आपने रिवीजन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, नोट्स मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हम आप तक ये सारी बातें लेकर आएंगे ये हर एक वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। सो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आप मेरे से लेंगे। मेरा नाम है अभिनव और वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। तो गाइस आई होप यहां तक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है जिस चीज के बारे में आपको समझा रहा हूं कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए कि पॉलिटी को कैसे टैकल करना है। तो गाइस पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्यों है कि अगर आप प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो हर साल 15, 18, 16, 20, 13, 14 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं इसके प्रीलिम्स में। टॉकिंग अबाउट द मेंस, तो मेंस का एक पूरा पेपर ही ऑलमोस्ट इसी के ऊपर निर्भर करता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर बात होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात होती है। तो जब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस मॉड्यूल की, इस सब्जेक्ट की, तो हम क्यों ना एक बार समझ ही लें इसको कि कैसे हम सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं ताकि हमें डिफिकल्टी ना आए। पॉलिटी को हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट समझा जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाई लो हैंगिंग फ्रूट? उसका कारण ये है कि आपको इजीली ये चीजें समझ आ जाती हैं प्रोवाइडेड आपका मेंटोर जो है वो आपको उस तरीके से गाइड कर रहा हो। अगर आप अदरवाइज चलते हैं तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रैंडम हैफेजेड वे में आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करनी है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना कि अगर आप पुडिंग का बोल लेके बैठे हैं और डायरेक्टली आप बीच में से खाना शुरू करते हैं तो आपकी जो जीभ है वो क्या होती है, जल जाती है। लेकिन वही अगर आप साइड साइड से धीरे धीरे करते करते बीच में जाएंगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट? तो व्हाट इज माय पॉइंट? स्ट्रैटेजी। चाहे एग्जाम है, चाहे वॉर है, चाहे लाइफ है, बिना स्ट्रैटेजी के तो गाइस कुछ भी नहीं हो पाता। तो आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान देना और ये स्ट्रैटेजी वीडियोस ही हैं आपके लिए। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज दैट? इट इज अ कोर सब्जेक्ट इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जब हम प्रीलिम्स एंड मेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ये कोर सब्जेक्ट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप लेकर आएंगे तो फर्दर एसे राइटिंग हो, इंटरव्यू हो, करंट अफेयर्स हो, ओवरऑल एथिक्स के एग्जाम में कुछ लिखना हो आपको, या फिर गवर्नेंस में कुछ लिखना हो, तो आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाते हैं अगर आप इस मॉड्यूल को, इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। अब चलिए प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं। सो दिस इज जनरल ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस के प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पंचायती राज में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में से क्वेश्चन आ जाता है। सो पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एंड गवर्नेंस, ये करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन बन के आपको एग्जाम प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको स्टिक करना है सिलेबस के साथ। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि सिलेबस है क्या भाई, पता तो होना चाहिए ना आपको व्हाट इज द सिलेबस। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम सिर्फ निकल जाते हैं, हमें पता होता ना हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता होता है कौन कौन से एरियाज को हमने कवर करना है, कहाँ कहाँ हमने घूमना है, सो दैट यू कैन चॉक आउट अ प्लान। सिमिलरली बिना सिलेबस के तैयारी करना तो कोई तैयारी मैटर ही नहीं करती, आप मत ही करिए तैयारी। ओके, तो देन मेन सिलेबस देखते हैं। अब ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें दी गई हैं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बच्चों की पहली मिस्टेक क्या होती है, जब सिलेबस सामने आता है ना, उनको बोला जाता है भाई सिलेबस आपको पता होना चाहिए। वो सिलेबस को लर्न करने लग जाते हैं, वो मेमोराइज करने लग जाते हैं, वो जानने लग जाते हैं कि क्या, अच्छा इधर क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है। अब कोई पूछने वाला हो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, आपने इसको याद कर लिया,
सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। ओके, याद हो गया। अब भाई मतलब पता है इस चीज का? अगर मतलब ही नहीं पता, सो इट इज लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम, ऑफ नो गुड, ऑफ नो यूज। अगर आपने इसको लर्न कर लिया, मगिंग अप करने के लिए थोड़ी बोला जाता है। तो सिलेबस को लर्न नहीं करना, सिलेबस को समझना है। और समझने का मतलब क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन फीचर्स, अगर ये सब कीवर्ड्स दिए गए हैं तो इनका मतलब क्या है? अगर बोला जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स कौन से होते हैं? क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की बात हो रही है? एंड देन बात की हो रही है सेपरेशन, उनकी पावर्स की सेपरेशन, मतलब क्या उनको सेपरेट किया गया है? अगर हाँ तो कैसे सेपरेट किया गया है? तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी शुरुआत में अगर सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज ओनली जब आप टॉपिक्स साथ में पढ़ते जाएंगे। जैसे आपने ये उठा लिया सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, तो आप इसको गूगल कर लो खाली। अभी आप लक्ष्मीकांत पे भी मत जाओ, आप सिर्फ गूगल कर लीजिए इसको। इधर से आपने एनसीईआरटीज पहले पढ़ी होंगी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको ये सिलेबस नजर आ रहा है, आप इसको गूगल कर रहे हैं, गूगल करके आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है, अच्छा ये ऑर्गन्स होते हैं, इसमें ऐसे सेपरेशन है, इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, यहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो। अच्छा, फिर स्ट्रिक्ट सेपरेशन का अमेरिका में है। ये सारी चीजें आपको गूगल पर मिल रही हैं, एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है। अब जाके आपका सिलेबस का जो पार्ट है ना, आपके यहाँ घुसा है। इसको बोलते हैं सिलेबस को समझना। लर्निंग ऑफ द सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। लर्न हाथ रख के मगिंग अप नहीं करना, उसका क्या फायदा? आपको मतलब ही नहीं पता, क्या करेंगे? आपको समझना है कि ये सिलेबस का पार्ट है और ये क्या कह रहा है। ओके, तो ये सिलेबस यहां मैंने सारा मेंशन कर दिया, जिसमें गवर्नेंस भी है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया गया है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है क्या, क्यों आया पिक्चर में, क्या अमेंडमेंट है, व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्या चेंजेस लाने की बात की गई और क्या चेंज लाने चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब बात आते हैं तब उसमें भी क्या कोई इस चीज के बारे में बात की जा रही है। सो मेनी थिंग्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप खुद समझते जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटीज पढ़ना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए जिसमें मैंने क्लियर कट बताया। क्या बताया मैंने? कि भाई देखो कैसे एनसीईआरटी में से सीधी सीधी लाइनें पूछी जाती है एग्जाम में यूपीएससी के। अभी सीडीएस 2025 का एग्जाम हुआ है, मैंने उस पेपर को देखा तो उसमें मुझे काफी क्वेश्चंस मिले जो एनसीईआरटी से एज इट इज लाइनें उठाई गई थी। तो जब हम बोलते हैं एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो गाइस उसका मतलब होता है ना, ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं। इट इज नॉट दैट कि सुबह मैं उठा और मैंने बोला कि चलो मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाऊंगा। नो, दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आप हमारे बच्चों से भी पूछ के देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने होते हैं मैं क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं मैं कोई अंतर्यामी हूं, नो, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस है वो काम कर रहा है। तो जब मैं ऑलरेडी खड्डों में गिर के देख चुका हूं कि आगे खड्डे हैं, तो आप क्यों खुद गिरना चाहते हैं? आप सीख लीजिए मेरे से, आप साइड से निकल जाइए, आपका हार्म थोड़ी है, आपको तो फायदा है। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर कि क्या क्या हमने सिलेबस में देखना है और कैसे देखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड होने चाहिए। इट शुडंट बी के करंट अफेयर्स से लिंक्ड नहीं है। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देख रहे हैं, तो उसको करंट अफेयर से आपको क्या करना है? लिंक करना है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो आपको करंट अफेयर से क्या करना है? लिंक करना है। अगर गवर्नेंस की बात आ रही है, सिटीजन चार्टर की बात आ रही है, आरटीए की बात आ रही है, सर्वोत्तम मॉडल की बात आ रही है, तो ये सारा कुछ करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे। आपको समझ नहीं आएगी अभी कि करंट अफेयर से कैसे लिंक किया जाता है। अभी बिल्कुल भी आपको उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए लॉज इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉज पास कर रही है और वो लॉ के ऊपर डिबेट भी बहुत हो रही है, तो वो लॉ आपके लिए क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब लॉज तो सारे साल में बहुत पास होते हैं, तो क्या आप सारे पढ़ेंगे? इफ पॉसिबल यस, एंड इफ नॉट एटलीस्ट वो वाले जो न्यूज में रहे, जिनके ऊपर डिबेट चलती रही, जिनका योगदान रहेगा सोसाइटी में ज्यादा, ओके, उनको तो आपको एटलीस्ट क्या करके जाना है? पढ़ के जाना है। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप, मतलब पहला स्टेप तो अब शुरू हुआ है, इससे पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। अब आपको क्या करना है? सिलेबस को क्या कर लीजिए? प्रिंट करके रख लीजिए। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन सिलेबस आपका आपके साथ रहेगा। उसके बाद आपने हाईलाइट कर लेना है किसको? ईच वर्ड। हाईलाइट कीजिए किसको? ईच वर्ड। ईच वर्ड शुड बी हाईलाइटेड बाई, उसको हाईलाइट करके आपने रखना है कि इसका मतलब आपको समझना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ताकि कहीं पर भी आपको नजर आए, चाहे एग्जाम में नजर आए, चाहे एनसीईआरटी बुक्स में आपको वो चीज मिले, चाहे आपको किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम का मतलब मेरा ये था, या फिर आपको आपके करंट अफेयर्स में मिल जाए, न्यूज़पेपर में मिल जाए, तो व्हाट इज दैट? आप उस कीवर्ड को समझ पाएंगे।
देन कीप चेकिंग इट वाइल स्टडिंग, उसको क्या करते जाइए, उसको चेक करते जाइए वाइल स्टडिंग दैट। अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं तो आप उसको आई मीन टू से जब भी आप पढ़ रहे हैं उसको चेक करते जाइए। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अखबार में आ गया तो आप देख रहे हैं, करंट अफेयर्स कहीं और से मिला तो आप देख रहे हैं। सो आपने सिलेबस प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेसिक बुक्स। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, सिलेबस तो हमें समझ लग गया ना, अभी पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो दिमाग में रख के चलना। बेसिक बुक्स, अब बेसिक बुक्स में ये सिर्फ 2 किताबें मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं, इसके अलावा मैं कोई भी किताब रिकमेंड नहीं करता बेसिकली। क्यों नहीं करता, क्योंकि अच्छा और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी रिकमेंड नहीं करता बच्चों को, जो बच्चे मेरी क्लास में पॉलिटी का मॉड्यूल अटेंड करते हैं। आई डोंट रिकमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता बच्चों को बिल्कुल भी इस मैटर पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की बात करो, क्यों, क्योंकि अगर आप मेरी क्लास में आके मेरे से लेक्चर्स ले रहे हैं तब आपको इस किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर आप नहीं हो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इस बुक को पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। जो रिकमेंड करता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप मेरी क्लास लगा रहे हैं या नहीं, वो ये वाली बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी। बिल्कुल आपके बेसिक्स क्लियर कर देगी, इक्वालिटी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, सिटीजनशिप क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट एन आइडिया व्हाइल रीडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये दोनों बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं या कहीं और किसी और सेंटर से आप एसोसिएटेड हैं तो इन दोनों किताबों को आप जरूर पढ़िएगा। ओके, एंड ये आपका बेस फॉर्म कर देंगे। जब मैंने आपको बोला ना सिलेबस को समझने से पहले कुछ कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है, तो वो ये चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, एनसीईआरटी आपको क्लियर कर देगी। आगे चलते हैं, देन चलते हैं एडवांस बुक्स में। एडवांस बुक्स में सबसे पहली और आखिरी किताब जो आपको पढ़नी है दैट इज एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए, दिस इज योर स्टेप 3। सो स्टेप पहला हमारा क्या था, हमारा था हमने सिलेबस देख लिया, उसको प्रिंट कर लिया। स्टेप 2 उसके बाद हमने बेसिक किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं, एनसीईआरटी। स्टेप नंबर 3 हम एडवांस बुक्स खरीद चुके हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। एंड जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, जो हमने यहां पर प्रिंट करके रखा था, उसमें से जो कीवर्ड्स आपको आपकी किताब में मिल रहे हैं उसको क्या कर लीजिए, ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कि ये मेरे कहां पर है, सिलेबस में है और ये किताब में भी मुझे मिल रहा है। देखो कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, किताबें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर लक्ष्मीकांत किसी के पास नहीं है तब भी वो प्रिपेयर कर सकता है। कैसे कर सकता है, अगर वो क्या करेगा, अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके कंटेंट अपने पास रख ले। सो कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस चीज को दिमाग में बिठा के चलिएगा। नेक्स्ट, देन स्टेप 4 इज कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स। अब ये तो हमारी बात होगी विद रिस्पेक्ट टू बेसिक बुक एंड एडवांस बुक, लेकिन अब आप कौन सी किताब लेंगे जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे प्रिपरेशन में। देखो किरण वन लाइनर ले सकते हैं आप, जीके की बुक है, या आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ये दोनों किताबों में से कोई एक किताब आप ले लेना, एंड इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो क्वेश्चंस बन के पेपर में आते हैं बार बार, लेकिन ऐसा नहीं आप लक्ष्मीकांत में एक जगह आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट हाई कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कौन से हाई कोर्ट्स कॉमन है, कौन कौन से स्टेट्स को लगते हैं। या फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एक जगह पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, किरण वन लाइनर या फिर ल्यूसेंट, दोनों में से कोई बुक ले लो। एंड आपको हर सब्जेक्ट के लिए इस किताब को रेफर करना है, फैक्ट्स के लिए, ताकि एक ही जगह आपको मिल जाए और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाए, बढ़िया हो जाए। इज दैट क्लियर? देन स्टेप 5 क्या है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रूल। व्हाट इज दैट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या है, आपने पहले स्टेप में सिलेबस ले लिया, दूसरे स्टेप में बेसिक बुक्स पढ़ ली, तीसरे स्टेप में एडवांस बुक्स भी आपने देख ली हैं, देन चौथे स्टेप में आपने कॉम्प्लीमेंट्री किताब भी खरीद ली है। अब गाइस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदना बहुत जरूरी है। चाहे आप उसको अरिहंत का ले लीजिए, चाहे आप उसको ओसवाल का ले लीजिए, जिसका भी टॉपिक वाइज मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि इंडियन पॉलिटी के सारे पीवाईक्यूज दे दिए गए हैं वो कर लिया आपने ना। आपको कैसे करने हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज करने, सॉरी टॉपिक वाइज करने। जैसे इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी में प्रेम्बल के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको एक जगह दिए होने चाहिए। तो वो आपको कहां मिल जाएगा, अरिहंत की बुक में मिल जाएगा या फिर ओसवाल की पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। तो ये आपको अपने पास रखना है। इससे क्या होगा, आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा। ट्रेंड समझने का मतलब क्या है कि आपको ये आइडिया आ जाएगा, अच्छा यार मेरे
सिलेबस में तो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या सारा इंपॉर्टेंट है? चलो आओ देखते हैं प्रीवियस ईयर जब देखा तो उसमें क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं यार। सो दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट्स क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन बाकी पढ़ने से पहले, उसके बाकी टॉपिक्स पढ़ने से पहले किसको पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। फिर दिमाग में क्या आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए, यार फंडामेंटल राइट्स की बात तो ठीक है, लेकिन इसमें मुझे बार बार एक आर्टिकल नजर आ रहा है जो पूछा जा रहा है, दैट इज आर्टिकल 21। तो अब फंडामेंटल राइट्स में भी क्या इंपॉर्टेंट आ गया, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी। अब इसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन है, जजमेंट के ऊपर, पुट्टुस्वामी जजमेंट, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, और क्या क्या है आर्टिकल 21 में। तो ये आर्टिकल 21 आप एग्जॉस्टिवली पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। तो पहले पता लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में, लेकिन सारे कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है, वो चीज जो सिलेबस, जो प्रीवियस ईयर में बार बार आई है, वो क्या था, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में भी कौन से, राइट टू प्राइवेसी अगर आ गया, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसको ऐसे होली ग्रेल मान के मत चलना आगे, ये वाले टॉपिक्स ही, इसके अलावा और बहुत टॉपिक्स हैं जो आपको नजर आएंगे। ओके, तो मेरा मकसद था आपको बताना कि सिलेबस के बाद पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। तो जब भी आप क्या करते हैं, पीवाईक्यू खरीदते हैं, तो उससे आपको, अच्छा मेंस का भी खरीदना है, मेंस का पीवाईक्यू भी आपको बता रहा हूं मैं, दैट इज न्यू विशाल। ये भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है न्यू विशाल का, आप इसको भी खरीदेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए हम फंडामेंटल राइट्स पे रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया, तो आप देखेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग, पहले तो आपने चूज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में से मुझे कौन सी चीज पहले पढ़नी है। आपने देखा पीवाईक्यू देखते हुए कि प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए, आपने फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर कर लिया। नाउ यू विल गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी, एंड उसमें अब आप क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आए फंडामेंटल राइट के ऊपर, क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। अगर हाँ, फेयर एनफ, अगर ना तो उसको और इंप्रूव कीजिए, नोट्स बना लीजिए उसके, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए फंडामेंटल राइट्स कोट की है, एनीवे इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूं इसके अलावा और बहुत टॉपिक्स है, जैसे पंचायती राज, जैसे पार्लियामेंट का टॉपिक, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज का टॉपिक, जैसे अटॉर्नी जनरल, तो बहुत है बहुत है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब स्टेप नंबर 6 जब आपको पढ़ना है पेपर को, उसमें आपको क्या करना है, आई मीन टू से टॉपिक पढ़ना है या फिर आपको मॉड्यूल तैयार करना है, सब्जेक्ट, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं। लक्ष्मीकांत उठा के चैप्टर वाइज तैयारी कभी नहीं करनी, आपको क्या करना है, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे मैंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स आपका टॉपिक है, तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के आपको एक टॉपिक बन गया, और आपको पता दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेम्बल, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल, ये मिला के क्या हो जाते हैं, आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स की एक वीडियो भी मैंने अपलोड की है पॉलिटी की, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आप पॉलिटी की किताब में से उठा के पढ़िए पहले। तो बाकी जितने बचेंगे टॉपिक जो मैंने नहीं कवर किए, वो आप तब करेंगे जब आपके ये मेन टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में नजर आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से नजर आएंगे, इसके बाहर से नजर नहीं आएंगे। लक्ष्मीकांत तो एग्जॉस्टिवली इसके बाहर भी डील करती है, लेकिन आपको किताब को इस्तेमाल भी करना आना चाहिए ना, यही मैं आपको समझा रहा था। तो आपने किताब तो खरीद ली, लेकिन अगर पढ़ना शुरू कर दिया आपको समझ नहीं आएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। टॉपिक्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, सिलेबस और पीवाईक्यूज को देखते हुए ऐसे होती है आइडेंटिफिकेशन। तो आपने वो लिस्ट बना लेनी है, अगर लिस्ट नहीं है तो मेरी वीडियो देख लेना, चैनल पर ही पड़ी है, इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक्स, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये टॉपिक्स की लिस्ट है। उन टॉपिक्स को अब आपको पढ़ना शुरू करना है। लक्ष्मीकांत से पढ़िए, एनसीईआरटी से पहले पढ़ चुके हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आपका वो टॉपिक तैयार होगा। ऐसे करते करते सारे टॉपिक्स आपको आगे बढ़ते जाना। सो टॉपिक वाइज रीडिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। हाँ, उस टॉपिक में से कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, न्यूज इवेंट है, तो उसके साथ आप क्या कर लीजिए, उसको लिंक कर लीजिए। नाउ मेकिंग नोट्स, देखो ये क्या होता है, हर एक के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। मेरी मानेंगे तो मैं तो हमेशा नोट्स में विश्वास रखता हूं, क्योंकि बिना लिखे चीजें समझना बहुत मुश्किल होता है। एंड क्या होता है, जब आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं ना किसी स्टैटिक टॉपिक के, करंट की नहीं कह रहा, तो उसमें आपकी मेमोरी में पता चला जाता है, यार ये वाले पेज पे साइड पे ऐसे बॉक्स जो मैंने बनाया था ना, उसमें ये चीज दी गई थी। अगर राइट टू प्राइवेसी मैंने पुट्टुस्वामी जजमेंट लिखी है या जजमेंट याद नहीं आ रही, वो मेरे लेफ्ट पेज के नीचे वाली साइड पर लिखा हुआ, जजमेंट का नाम भूल रहा है, फिर क्या होता है, याद आ जाती है जजमेंट, तो पिक्चर मेमोरी क्रिएट होती है। तो नोट्स बनाइए छोटे छोटे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स जो है आपकी किताब से ज्यादा बन गए।
तो थंब रूल ये होता है कि अगर 100 पेज हैं तो 20 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, 15 पेज या 10 पेज जिसमें आप कंफर्टेबल। सो 10 से 15 पेजेस में 100 पेजों के नोट्स होने चाहिए। तो इट हैज टू बी 10 to 20%। ओके, तो क्विक रिवीजन में आपको हेल्प होती है। देन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। सो 2 से 3 मेंस आंसर पर वीक लिखिए पॉलिटी के, अभी के लिए जिन्होंने शुरुआत करनी है। प्रॉपर तरीका फॉलो कीजिए। इसके लिए तो हम आंसर राइटिंग क्लासेस भी लेते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को हम डेली एक आंसर भेजते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं आंसर राइटिंग हम कैसे करवा रहे हैं, बट दैट इज फॉर मेंबर्स ओनली एक्चुअली। सो फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड केस लॉज। देन मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट सॉल्व किए बिना कोई फायदा नहीं होगा। मतलब पीवाईक्यूज तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं जो आपको करने हैं, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। तो एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले आपको 35 to 40 मॉक सॉल्व करके जाने। एंड आपको पिछले 15 से 20 साल के, मैं तो देखो वैसे ज्यादा ही बोलता होता हूँ, 30 ईयर्स बोलता होता हूँ, सारे पीवाईक्यूज करके जाने, एक एक टॉपिक पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन बैंक सारा तैयार करके जाएंगे। मेंस का भी आपको ऐसे ही तैयार करके जाना है। पिछले 15 साल में मेंस में से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको वो भी सारे करके जाने टॉपिक्स, तब जाके आपके टॉपिक तैयार हो रहे हैं, तब जाके आप एग्जाम में क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। नाउ यू हैव टू लिंक एवरीथिंग विद व्हाट, करंट अफेयर्स। जो चीजें करंट अफेयर्स में पता क्या होता है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करते जाएंगे, आप लिंक करते जाएंगे वाइल राइटिंग। अच्छा ये चीज वहां आई थी, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लिखते गए। तो ऐसे आपके आंसर जो है वो एनहांस होते हैं और ज्यादा। सो अब जो मैं सारी चीजें कर रहा हूँ ये क्या है, दिस इज एक्चुअली मेंटर सपोर्ट ओनली। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्या आपको ये सारी चीजों के बारे में पता था। अगर नहीं पता था तो क्या आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो सो मच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटर्स। सो आपको मेंटर होना बहुत जरूरी है। आपको फीडबैक लेने जरूरी है, आपको वीकली टारगेट्स लेने जरूरी है। सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि कैसे टैकल करना है एग्जाम को। एंड इफ यू हैव मेंटर गुड, इफ यू डोंट हैव अ मेंटर, गेट अ मेंटर। मेंटर कैसे लिया जाता है मैंने आपको बताया, आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नीचे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं आप उन पे कॉल कर सकते हैं। सो यू कैन एसोसिएट योरसेल्फ विद अस आल्सो, ओके, इफ यू फील लाइक, ओके। तो देन फाइनल टिप्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया 2 एनसीईआरटी की बुक्स बताई हैं और बस लक्ष्मीकांत बताई है। कॉम्प्लीमेंट्री आपको किरण वन लाइनर दी है। सो रिवाइज फ्रीक्वेंटली, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे काम, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बने रहिए, एंड दैट इज ऑल। अब ये पॉलिटी की वेटेज मैंने दिखाई है आपको, आई थिंक ये आपको क्लियर नहीं होगा यहाँ पर। लेट मी मेक दिस बिट डार्क ताकि आपको ये चीज समझ आए। आई होप यहां तक आपको ये देखो समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट इट इज, हर साल पॉलिटी में आपको 12, 13, 14, 16, 15 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं थ्रू आउट 2024 तक। आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने ये सारा एनालिसिस करके बताया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी जो मैंने आपको यहां दिखाई है। एंड आई होप आपको ये चीज समझ भी आई होगी अच्छे से। चलिए एनीवेज, तो मेरा मकसद क्या था आपको ये समझाना। तो आई होप इट इज गुड, आपको समझ आया है। एंड ऐसी और स्ट्रेटजी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। टिल देन सी यू, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलेंगे दोबारा। एंड इन केस यू फील लाइक कि आपको हमारे साथ एसोसिएट होना है तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके हमें मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।